पैरासर्वाइकल ब्लॉक के जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं? जरूरी नहीं पैरा सर्वाइकल ब्लॉक दें, आपने जहाँ पे भी नीडल प्रिक करना है वहां पे लोकल एनेस्थीसिया लगा के, जैसे हम ओपीयू करते हैं, ओवम पिकअप, तो वो उसमें सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, थोड़ा सा उनको एमनीजिया दिया जाता है, थोड़ा सा सिडेट किया जाता है, सिडेट किया जाता है। और कोई ना लोकल देते हैं ना जनरल देते हैं, और थोड़ी सी सिडेशन देके अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट सेडेटिव वी डू ओपीयू, और वो नीडल पास करते हैं हम थ्रू द विजाइना और देन इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी, देन इनटू द फॉलिकल। ये 2-3 पंक्चर तो हैं उसमें, लेकिन फिर भी कोई लोकल पैरासर्वाइकल ब्लॉक देने की जरूरत नहीं है when we do ovum pickup in IVF technology. चलिए, आज केस किसने प्रेजेंट करना है? इज शी ऑनलाइन? अभी शायद नहीं। हेलो, आप अभी तो 14-15 ही लाइन पे हो, शायद 20 हो। मैं बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। वो ये है कि आप जितने भी आपके सवाल दिमाग में आते हैं, चाहे जैसे कोई भी हो, कितना छोटा है कितना बड़ा है, तो वो आप मुझे ईमेल कर दे। मेरा सेक्रेटरी है इमरान शफी, उसको वो थर्सडे इवनिंग को मुझे वो सारे आपके क्वेरीज जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं, या इवन द टॉपिक यू विश टू डिस्कस, तो वो सारी सजेशंस क्वेश्चंस आप ईमेल कीजिए थ्रू आउट द वीक, और फिर वो मुझ तक पहुंच जाएंगी थर्सडे इवनिंग को, ताकि मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए आपके मैक्सिमम क्वेरीज जो हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। जैसे अभी अभी एनेस्थीसिया का पूछा गया, तो आप पूछिए ज़रूर। लिख के पूछने में तो कोई कबाहत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे क्या कोई कह देगा। मुझे तो आप यहाँ लाइन पे भी पूछें तो आई एम क्वाइट हैप्पी टू आंसर ऑल क्वेरीज। एक तो ये कीजिए कि सेंड योर क्वेरीज और क्वेश्चंस बाय थर्सडे बिफोर वी कैन मीट ऑन सैटरडे, जितने भी हैं, वट एवर द क्वेश्चंस आर। तो अगर आपको थोड़ी सी इनहिबिशन है, अपना नाम बेशक न लिखिए, लेकिन सवाल तो भेजिए ना, इट विल बेनिफिट एवरीबडी। दूसरी बात जो मैं कहने वाला हूँ, देखें, हम तो ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा हमारी एक्टिविटी, मेरी, अरूबा की, फरक साहब की, डॉक्टर शहनाज, यूसुफ, सभी की, ये वॉलंटियर्स हैं, और उनकी तो एक्टिविटी है, आप 10 सुन रहे हैं, आप 20 सुन रहे हैं, आप 50 सुन रहे हैं, एक सी ही एफर्ट है ना। तो अगर आप इसको बेनिफिशियल समझते हैं कि इसका कोई फायदा है, आप समझते ही होंगे तो अभी सुबह सवेरे उठ के ऑनलाइन बैठ जाते हैं, तो प्लीज ये बाकियों को भी बताइए, क्योंकि मेरे नजदीक 50 बैठे हों, 100 बैठे हों, 200 बैठे हों, मेरी एफर्ट तो एक सी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर ये किसी लिहाज से अच्छी एक्टिविटी है, आपके बेनिफिशियल है, आपको इम्तिहान में पास करने के लिए कोई यूजफुल है, तो फिर पाकिस्तान में तो 2000 ट्रेनिंग्स होंगे इस वक्त, तो 2000 तो खैर हर कोई इस एक्टिविटी को पसंद भी नहीं करेगा, लेकिन जिनको लगे कि यूजफुल है, आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके डिपार्टमेंट में, उनको ज़रूर कन्विंस कीजिए कि एक आध दफ़ा आके सुनो तो सही, देखो, मे बी इट इज़ यूजफुल। तो ताकि मैं चाहूँगा कि हमारी एफर्ट का मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो, मैक्सिमम को फ़ायदा हो। और इसी तरह अगर आपको ये टाइम सूट नहीं करता, या किसी और लेक्चर का, यूसुफ और फर्क वेंसडे को देते हैं, मैं और शहनाज आज के दिन देते हैं, रूबा रात को देती है,
तो अगर किसी की कोई सजेशन अबाउट टाइमिंग्स, अबाउट डेज है, वो भी बता दीजिए। वो है क्वाइट रिलैक्स कि इसको कैसे किया जाए। तो दो मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो क्वेश्चंस भेजिए, दूसरे अपने दोस्तों को बताइए अबाउट दिस एक्टिविटी। तो इससे बहुतों का भला होगा, आपको सवाब मिलेगा। जो आप सही राह दिखाएं, अल्लाह मियाँ कहता है जो सही राह दिखाए वो कार्य सवाब है, कार्य सवाब है, आपको भी सवाब मिलेगा। चलें, और कुछ पूछना हो किसी ने? सर हमें ना कभी उस पे लेक्चर दीजिएगा, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट इन प्रेगनेंसी। जैसे उसमें गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को रूल आउट करना है, आईटीपी को रूल आउट करना है। अगर ऐसा कोई केस आ जाता है वहां पे एग्जाम में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फिर हम ताकि उसको कैसे लेके चलें, उसकी ठीक है। मैनेजमेंट बता तो दीजिएगा सर, हिस्ट्री एग्जामिनेशन और सब कुछ। फीवर था बहुत कॉमन वो जमाने में, जाहिर है कि प्लेटलेट काउंट उसका एक फैक्टर है। तो बहुत ये बात उठती थी, तो आपको आना चाहिए। तो ज़रूर हम किसी दिन भी इसकी बात कर लेंगे प्लेटलेट्स के। कोई केस होगा किसी के पास तो वो और भी बेहतर होगा, केस नहीं भी तो एक प्रिजम्पटिव केस हिस्ट्री बना के तो उसमें कर लेंगे, या वैसे ही कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पे बात हो जाए। जरूर लिख लिया जी मैंने, प्लेटलेट पे बात हो जाएगी। वो जिन्होंने ये केस प्रेजेंट लाइन सर पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप डॉक्टर सहर ज़ारा हो? सर जी मैं सर कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो ये केस आज आपने प्रेजेंट करना है? नहीं सर, प्रेजेंटेशन तो मेरी नहीं थी सर, एक आप क्वेश्चन है मेरा। कुछ पूछना चाहती हैं तो फिर पूछ। जी सर। सर मैं ना आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो नॉर्मल पैप्समेयर है ना सर, उस पे थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल बेसिस पे ना इस तरह का कि हम लॉन्ग केस के लिए किस हद तक हमने करना है, क्योंकि उसके एबनॉर्मेलिटीज के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और ये जो चीजें हैं ना, इसे थोड़ा सा मतलब ये इसको थोड़ा सा एक लेक्चर उसमें थ्योरेटिकल बेसिस पे ना आपका ये मतलब एक दफा करवाते सर। ऑफ द फीटस? नहीं नहीं सर, अबनॉर्मल पैप स्मेयर जो पेशेंट गायनी के पेशेंट है ना, अगर उसका जी जरूर बात करेंगे। चलो जी, पैप स्मीयर भी हो जी गया सर। एक। सर प्रेजेंटेशन मेरी है, मैं प्रेजेंट आपका इसमें ग्रामी? सायरा। सायरा, आपने पहले भी कभी प्रेजेंट किया? नहीं सर। और कहाँ से हैं आप, कहाँ पर सर रहते? मैं यहाँ लाहौर में रहती हूँ और सर्विसेज की ट्रेनिंग थी। सर्विसेज हॉस्पिटल, अच्छा। जी। सर रुबीना सुहेल की हो ट्रेनिंग? मैडम रक्षा नजमी की थी, रक्षा, वो चली गई हैं, तो वो कहाँ चली गई? अमेरिका चली गई हैं। उन्होंने रिटायर हो गई थी ना। और उनकी फैमिली वहीं रहती थी ना? जी सर। हाँ, चलो अच्छा जी। फिर और कुछ नहीं तो एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन एक मुझे वॉइस मैसेज आया था अबाउट हिस्ट्री ऑफ ए पेशेंट। वो फिर मैं आखिर में 10 मिनट लेके उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी केस हिस्ट्री 9 बज गए हैं, बस केस हिस्ट्री से ही शुरू करते हैं। जी फरमाइए। Miss Aisha, daughter of Muhammad Ali, at 22 years of age, unmarried, studied up till 5th standard, not doing any job, resident of Mughalpura, Lahore, with last menstrual period on 15th of March 2020, with no comorbid disease, admitted 2 days back through outpatient department of Services Hospital, Lahore, with a complaint of progressive abdominal distension from last 2 months and lower abdominal pain, associated lower abdominal pain from last 3 weeks. According to the patient, she was at usual state of health 2 months back when she started noticing distension in her lower abdomen that was initially small but gradually increased up to the present extent over the period of 2 months. According to the patient, this distension is associated with lower abdominal pain that is mild to moderate in intensity,
gradual in onset in the form of dull lower abdominal heaviness. There's no specific radiation or referred pain, and it relieves by taking, initially it used to relieve by taking oral painkillers, according to the patient. Over the period of last 3 weeks, the pain has worsened in intensity, and now from last 1 week she has to take intramuscular injection for the relief of this pain. There is no associated nausea, vomiting, vaginal discharge, any urinary or bowel complaint associated with this pain. My patient do not give history of any alteration in her menstrual cycle. There's no history of using any hormonal medicine in past. According to the patient, her there is no history of weight loss. However, she gives history of significant reduction of appetite in last 1 year, and according to her, her sleep is also disturbed. She has never underwent any workup for this complaint, and since her admission in this services hospital, her blood urine investigation and scan has been done, and according to the patient, she is not aware about the results and further management plan. My patient, her age of menarche is 13 years with a regular cycle of 4 by 30 days with average flow. There is no history of dysmenorrhea or intermenstrual bleed. Her medical or surgical history is not significant, never underwent any surgery. She's a non-smoker, non-addict, not using any regular medicine. Her father, mother, both alive, healthy, and all siblings are also at good health. According to the patient, there is no history of breast, ovarian, endometrial, or any colorectal pathology in her carcinoma in her family. She is not using any regular medicine and not addicted to any medicine. Her father is a guard and at a private company and earning 20 to 25,000 per month. On examination, start. Good. Good. Very good history, very comprehensive history. And before we go on to the physical examination, there are 2 or 3 things I would like to mention. Yes. I've complimented you. It's a good history. But the thing is, a young girl, 22 years of age, forget it whether she is married or not married. 22 years of age complains of abdominal distension, particularly for last 2 months, and abdominal pain. Just anybody who complains of abdominal distension and in the age of fertility, she is in the age of fertility, we must immediately think of what could be the differential diagnosis. Sir, fibroid uterus should be the first. Pregnancy. Go fibroid uterus 1. Pregnancy on the top, sir. Very, very good. Sir, actually, she did. Just a minute. Always, irrespective whether the patient is married, unmarried, or husband lives away or lives with her, first thing, abdominal distension, you must think of pregnancy, pregnancy, pregnancy. Even if there's no history of amenorrhea, no history of missing periods, or no coitus, it doesn't matter. But our, as gynecologists, first diagnosis is pregnancy. Believe it, if you keep this as your thought process, as your differential diagnosis, you will be saved from embarrassment in your career, maybe once or twice. I was embarrassed a lot. As young assistant professor, my house surgeon brought our young 13-year-old sister who had just had menarche, that she has got abdominal distension, and she herself made the diagnosis of ovarian tumor. I also, those were the early days in 60s when there was no ultrasound. I also put my hand on her abdomen, that little child, and made a diagnosis ovarian cyst. And
such huge ovarian cyst, when we opened abdomen, it was graviditis, pregnancy. Unfortunately, some culprit did it. And so that led to embarrassment for me, for my house surgeon, for everybody. If I had thought of pregnancy, done pregnancy test, it would have been a confidential thing. They could have dealt with it privately. So I was, ever since then, I learned it after committing a mistake. So I tell you, anybody who is whether married, unmarried, whatever, during fertility period, from menarche to menopause, complains of abdominal distension, even if there is no amenorrhea, first diagnosis is pregnancy. Rule out pregnancy. Good. Somebody mentioned that. But whenever in the examination, you get a patient with certain symptoms, when you finish history, you must make a differential list of differential diagnosis, at least 3 or 4. Don't make a list of 20 possibilities. Top 3 or 4 possibilities. Then, after making that list of 3 or 4, you go back to the patient. That's why I stopped you at history, not physicalism. You go back to the patient, and related to those 3 or 4 causes, you ask any query which had been missed previously. So in this case, let's forget about everything else. A young girl, 22-year-old, abdominal distension. So our first diagnosis was pregnancy. Then, obviously, second diagnosis, ovarian cyst or ovarian tumor, shall we say. And third diagnosis, a gynecological diagnosis. Although she फाइब्रॉइड जी बोलिए सॉरी सर सर थर्ड पे मैंने फाइब्रॉइड रखा था बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फाइब्रॉइड. और after these 3, then we come to other. Never forget for abdominal distension, retention of urine, urinary. And then after urinary, we go back behind the uterus, then intestinal cause, intestinal of, she can't be complete obstruction, but partial obstruction are due to intestinal. So at least these 4 or 5 causes you must think of. Now, in this case, in the history, it was mentioned that she had no urinary symptoms. It was mentioned. But still, I feel everybody would say that, because you casually say at the end of the history, no urinary problem, no defecation problem, nothing. But be little more specific to it, that she had frequency of micturition is normal, 4 to 5 times a day. She does not get up, and she feels she empties her bladder fully. I have seen in England, I told you that not ultrasound days, patient brought to operating table for laparotomy, ovarian cyst. That before laparotomy, we always catheterize patient on the table, and when she was catheterized, the cyst was drained into the bucket. It was retention with overflow. Patient says she passes urine, but that is a retention with overflow. So that's how we would say in this case, because urinary retention is one of the factors could be possible. So we'll say her micturition is normal, so and so. Not just she has no problem with micturition. No, so that the examiner understands you're thinking about it. Similarly, intestinal. It doesn't have vomiting and defecates normally every day. So it will rule out any obstruction or similar. So these 2, and obviously with a pregnancy we are thinking about it. So
in our country, we cannot ask about quieters and things like that, young girl. But when we come to investigation, top of the list, there will be a pregnancy test. If you don't want to say pregnancy words, pregnancy test, say we'll do test for beta ECG. Use this terminology. And same in the examination. So in this patient, first investigation you will say is we'll do test for beta HCG. If you don't want patient mother to misinterpret that, otherwise they become very unhappy. And uh, similarly, in this case, you did mention there's no history of malignancy in the family, but we will use the word no history of fibroids in the family, so that the patient knows we are thinking about fibroids. You did mention about cancer breast, things like that, Lynch syndrome or BRCA1. That was very good. But still, I go back, then we move on to physical examination. That in a patient of fertility, of top of the list, first diagnosis is pregnancy, even if it is visibly something else. Still, we'll rule out pregnancy, and then we made the ovarian cyst. Third diagnosis was fibroids, and then urinary or bowel. Okay, very good. So here's a patient who is 22-year-old, unmarried, abdominal distension for 2 months, and lower abdominal pain. Yes, one thing more about pain. Your description of pain was not as complete as it should be. Whenever a patient complains of pain abdomen or pain anywhere, we as gynecologists see them and with pain abdomen. And whenever you see a patient with that, always there are 4 or 5 things about the pain you must. When the pain started, how long, as in this case, she has been having pain for 3 weeks. And what was the site where it started? In lower abdomen, whole abdomen, right side, left side, and site of pain when the pain started. Then the character of the pain. Is it continuous or colicky? We are very concerned with colicky pain because generally gravid uterus causes pain either through Braxton's contractions or premature term or onset of labor. So character of the pain. And you did say since then the pain is increasing or decreasing or constant. You said that pain was worse now. And then pain associated with any function and related to menses, related to micturition. These are 3 functions we are concerned because there are 3 organs in the pelvis: urinary, genital, and intestinal. So function of all 3, whether it is related to any function or not. And any other associated symptoms, of course. So if you're taking down notes, write it down that whenever the pain, when it started, where it started, character of the pain, and associated with any functions, whether the pain is getting worse or getting better since its onset. Okay, now you describe physical examination. जी बोलिए, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन पर्टिकुलर एब्डोमेन का बोल दीजिए. हेलो डॉक्टर साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लें. हेलो हेलो आप शायद बोल रही हैं, हमें आवाज नहीं आ रही. जैसा इन्होंने कहा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए.
शायद आप भी मेरी तरह हैं जिनको अनम्यूट या म्यूट करना नहीं आता. Seek help from your family member if you're sitting at home. Hello. डॉक्टर सायरा आप एग्जिट करके ना काइंडली रीज्वाइन कर लें अगर कोई इशू आ रहा है. हेलो. फिर क्या करूं मैं? बोलता जाऊं? सर मैं उनको कॉल करता हूं, मैं आपको बताता हूं सर. She is there but not hearing. तो उनका क्या सिस्टम में कुछ सर हुआ? आप बोलते जाएं, सर आप केस डिस्कस कर लें, बोलते जाएं. नहीं, मैं तो बिल्कुल बोलता जाऊंगा. वो बेचारी जिसने हिस्ट्री दी फिजिकल एग्जामिनेशन वो डिस्क्राइब कर देती 2-4 मिनट में, तो थोड़ी उनकी भी जी तो सही. जी सर. देखो ना, जब आप प्रेजेंटेशन के लिए हिस्ट्री लेते हो, कितनी तैयारी से मेहनत से आप तैयारी करते हो, तो थोड़ा सा बेनिफिट तो होना ही चाहिए ना आपको. वरना मैं तो काफी लंबा लेक्चर तैयार करके आया हूँ अबाउट ओवेरियन सिस्ट. क्यों इमरान, कुछ हो रहा है कि? जी सर, सर उन्होंने एग्जिट किया, अभी रीज्वाइन करेंगी. एग्जिट कर गई? अच्छा. हेलो. मे बी सर उनकी ना साइड पे इंटरनेट इशू हुआ है जिसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम कर रहा है. लाहौर से ही तो बोल रही है वो. शायद सर्विसेज पाल से बोल रही. ओहो. सर आप कंटिन्यू करें, मैं उनको ना कांटेक्ट कर रहा हूँ. चलो, बात यह है कि फिर मैं फिजिकल एग्जामिनेशन छोड़ता हूँ ताकि उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो वो प्रेजेंटेशन का. तो फिजिकल एग्जामिनेशन पे हम बाद में आ जाएंगे. अगर आपको इम्तिहान में एक पेशेंट मिले जिसके मैस एब्डोमेन है, मैं यहां से शुरू करता हूँ, मैस एब्डोमेन है, तो आप इस तरह से एक तो हिस्ट्री ले लेंगे. फिर आएगा कि आप उसको एब्डोमेन एग्जामिन कीजिए. मैंने आपकी हेल्प के लिए इसको डिवाइड कर दिया है दो में. एक तो ये कि मैस छोटा सा है और दूसरा बड़ा सारा मैस है फिलिंग होल ऑफ एब्डोमेन. ये दो पॉसिबिलिटीज होंगी इम्तिहान में. आइदर you will be able to feel a mass generally in lower abdomen, or there will be a mass, huge mass filling whole of abdomen. Generally, one of the two situations you will face. Because if the mass is very small, it is not palpable per abdomen, it is only in the pelvis. That will not be felt during abdominal examination. So during abdominal examination, mass has to be more than 12 weeks in size, 12 weeks of gestation, and only then it will be palpable in the lower abdomen, or it will be filling the whole abdomen. So if these are two possibilities, first let's talk about small mass. If it is a small mass palpable per abdomen, that means the mass is more than 12 weeks gestation. सर डॉक्टर सायरा आ गई हैं.
चलो आ गई है तो चलो सॉरी सर, वो नेट पता नहीं किस तरह बंद हो गया। कोई बात मैं नहीं। जी सर इस तरह के स्टार्ट। सिस्टम में ये आम खराबी होती है कि कभी आपको आवाज बंद हो जाती है, कभी तस्वीर बंद हो जाती है, तो जी ऐसी सर, वो आवाज हाँ। बंद हो गई थी तो मैं इसलिए दोबारा कनेक्ट हो रही थी, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओ जी आप आ गई हैं, हमारी खुशकिस्मती है हमारी। नहीं हम सर कि आप ऑनलाइन, आपकी आवाज तो आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही, तो आप आ रही सर स्टार्ट करूं जेनरल फिजिकल। चले बोलिए। इनके एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग बोलिए प्लीज। सर एब्डोमिनल बस बोल दूं सर, क्लिनिकली शी वाज पेल, मार्kedly पेल। आज उसको छोड़ देते हैं ना Yes. abdominal- On abdominal examination, on an inspection, abdomen was flattened with central inverted umbilicus moving with respiration. There was no visible pulsation, scar mark, hernial orifices were intact. On palpation, superficial palpation was non-tender. On deep palpation, on deep palpation, a 20 weaker size mass that was standard, having smooth surface, well हाँ, defined margins. एक मिनट इधर ही रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। जी सर। आपने मैस 20 वीक साइज बोला, तो जी वो इंस्पेक्शन भी तो विजिबल होगा। सर, वो आप बस थोड़ा सा बल्ज लग रहा था, वैसे कोई उभरा। कोई थोड़ा सा ही बोलिए फिर। तो अच्छा on inspection the lower abdomen is distended and the upper abdomen is not distended, ऐसा yes, sir. बोल दीजिए। ये तो ताकि फिर हम जब आप पैल्पेशन पे 20 वीक्स कहते हैं तो इसका मतलब वो 20 वीक्स वाला अम्बलाइकस तक मैस तो इंस्पेक्शन पे भी डिस्टेंड कर रहा होगा ना कुछ ना कुछ। Yes, sir. हाँ तो फिर Okay. ऐसा मैस जो पर एब्डोमेन पैल्पेशन पे है, वो इंस्पेक्शन पे भी कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन कर रहा होगा एब्डोमिनल वॉल की, उसको उठा रहा होगा, वो कहीं लोकली कहीं सारा, तो वो इंस्पेक्शन में ऐड कीजिए उसको, उसको मिस ना Okay. कीजिए। On inspection, abdomen was slightly distended in lower half below हाँ the umbilicus, and upper abdomen was flattened. There was central inverted umbilicus. Abdomen was moving with respiration. There was no visible pulsation, scar mark. Hernial orifices were intact. गुड। And on palpation, superficial palpation was non-tender. And on deep palpation, a 20 weaker size tender mass was present in lower abdomen that was having smooth surface, well-defined margins, and was cystic in nature. Lower limit of the mass was not reachable. Percussion note over the mass was dull and resonant in the flanks. Bowel sounds were audible. Good. Anything else you tested for? Or सर इसमें यही था, लेकिन आई इंस्पेक्टेड एब्डोमेन में स्पेसिफिकली यही था, लेकिन आई इंस्पेक्टेड वल्वा एंड वजाइना टू, वल्वा टू फॉर एनी वेरिकोसिटीज। डॉक्टर सारा, मैं बड़े अफसोस से कहूंगा आप फेल हो गई। जी सर, क्यों? फ्लाइंग परकशन है ना अफसोस की बात सर वजह बताते। कि आप एफसीपीएस का इम्तिहान देने जाओ और इंस्पेक्शन और पैल्पेशन पे ही फेल हो जाओ, ये और आपको पता भी ना चले क्यों हो गया, ये हादसा मेरे साथ क्यों हो गया। आई एम सॉरी इफ मैं तो आपको देखता नहीं ना, बाकी देख रहे हैं, तो मैं आई कैन बी लिटिल हार्श, इज बीइंग हार्श। मैं तो क्लास में भी इस तरह माफ नहीं करता था, तो यही अल्फाज कहने में कि आप फेल हो चुके, तो वो इसलिए मैं इतना हार्शली कहता हूँ कि जब आप ऐसा कहते हैं ना, सुनते हैं, फिर आप भूलते नहीं हो, आइंदा नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। अच्छा जी सुन लीजिए, अगर कोई मैस एब्डोमेन है जो आपने बोल दिया 20 वीक्स का है, उसकी चाहे सिस्टिक है, चाहे सॉलिड है, चाहे नॉन टेंडर है, चाहे कुछ भी है, सब कुछ सारे फीचर्स आपने बड़े अच्छे बोले, इवन ऑस्कल्टेशन बोल दी आपने, तो ऑस्कल्टेशन इस तरह से बोल दी कि बॉल साउंड्स आर नॉर्मल, तो सारा कुछ इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, तो वो बोल दिया आपने।
नहीं बोली तो परकशन नहीं बोली, पर सर परकशन। मैंने बोली है। एक मिनट सुन लीजिए ना, अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए। तो आपने परकशन इस तरह से नहीं बोली, आपने इम्तिहान एग्जामिनेशन खत्म किया तो मैंने बोला। तो आपको ऑस्कल्टेशन से पहले परकशन होती है, बोलनी चाहिए थी कि हर लॉयंस आर रेजोनेंट। ये अल्फाज कहने लाजम है, क्योंकि एनी मैस एब्डोमेन कैन कॉज असाइटिस, और असाइटिस का डायग्नोसिस है कि आप परकस करके अम्बलाइकस से शुरू करते हो, लॉयंस की तरफ जाते हो, और रेजोनेंट अम्बलाइकस के पास पास होता है, और फ्लैंक्स में वो डल होता है, फिर आप शिफ्टिंग डलनेस की जिक्र करते हो। लेकिन अगर रेजोनेंट ही है फिर शिफ्टिंग डलनेस की जरूरत नहीं, लेकिन ये सारे अल्फाज आपको कहने पड़ते हैं। तो ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन आपने सारा कुछ ठीक बोला, इंस्पेक्शन बोली, पैल्पेशन बोली, फिर उसके बाद बोलिए कि ऑन परकशन द फ्लैंक्स आर रेजोनेंट, बस काफी है। इट मीन्स यू आर सेइंग कि इसको असाइटिस नहीं है। अगर वो फ्लैंक्स में डलनेस है, फिर आप शिफ्टिंग डलनेस करेंगी, वो डिस्क्राइब करेंगी कि राइट साइड वाज डल और लेफ्ट और बोथ वर डल, और देन आई डिड शिफ्टिंग डलनेस। और वो अब आज हम मेथड ऑफ एग्जामिनेशन नहीं कर रहे, शिफ्टिंग डलनेस करूंगी और उस पे देखूंगी कि वो शिफ्ट होगी ये डलनेस। अगर हो गई है तो इट मीन्स फ्री फ्लूइड है, अगर नहीं हुई वहीं पे परसिस्ट कर रही है, इसका मतलब मैस कोई लॉइन में पड़ा हुआ है जो which is responsible for that dullness. So to differentiate whether ascites is present with the mass or not, with every mass you will do this, every mass abdomen you will do this, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है चाहे कुछ है। जब मैं शुरू किया ये लेक्चर तो स्क्रीन पे आया ह्यूज असाइटिस भी तो हो सकती है, और वो मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जानबूझ कर न डाली, क्योंकि इतनी ह्यूज असाइटिस वो वैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस 20 का बनाओ तो उसमें भी आ जाएगी, लेकिन पहले 4-5 में नहीं आती अक्सर। तो लेकिन हमें रूल आउट करना होता है विद द मैस के असाइटिस है कि नहीं है। तैमूर हाशमी साहब की तस्वीर आ रही है, तो ये आप स्टूडेंट है? हेलो हेलो। जी सर, ये स्टूडेंट है। अच्छा, वो ये यार प्रोफेसर शनाज कौसर के साथ होते हैं। हाँ, लेकिन ये सर यार प्रोफेसर शनाज कौसर के साथ होते हैं, इन्होंने अभी ज्वाइन किया, इस वजह से आ गई। अच्छा चलो, तो इसलिए अब आप समझ गए डॉक्टर साहब मेरी सारी बात। अब जी आपको सर। अब नहीं भूलेंगी आप कि जी सर। एस चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आपने परकशन करनी है फॉर प्रेजेंस ऑफ असाइटिस, और अल्लाह करे कि दोनों रेजोनेंट हो तो बस फिर शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं ऑन परकशन। तो आपने बोला इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, फिर परकशन, फिर ऑस्कल्टेशन, आपने तीनों बोले, परकशन नहीं बोली। तो ऑफ द फ्लैग्स, इसलिए ये एक बड़ा ही हैवी पढ़ के एग्जामिनर आपको रगड़ता रहता है कि हो आपने ये नहीं किया, फिर असाइटिस की कॉजेज में चले जाते हैं, फिर ये हो जाता है, फिर वो जो मैथ था उसकी डिस्कशन ही नहीं होती, घंटी बज जाती है, आप फेल हो जाते। तो एक तरह से ये करना जरूरी था। चलें जी। Sir, percussion was dull over the mass and resonant in the flanks. नहीं, तो मैथ का रेजोनेंट होना और बात है, मैं सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ। अब आपने कहा ना मैथ इज रेजोनेंट, तो उसका Dull. नहीं, अगर डाल हो तो अच्छी बात है, रेजोनेंट हो सकता है मैथ, चूंकि अगर मैथ बहुत छोटा है उसके सामने इंटेस्टाइन्स आ गई हैं, जी।
तो फिर वो मैस के ऊपर रेजोनेंस होगी, क्योंकि रेजोनेंस मीन्स गैस और नो फ्लूइड। तो लेकिन आपको जो मैं पॉइंट बना रहा था वो ये था कि एनी मैस एब्डोमेन इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू परकस फ्लैंक्स जी सर, ठीक है। टेल द एग्जामिनर फ्लैंक्स आर रेजोनेंट, गल मुख। अगर डलनेस है तो फिर शिफ्टिंग डलनेस भी कीजिए, फिर शिफ्टिंग डलनेस भी कीजिए, समझ गए? जी सर। चलो सर मुझे क्वेश्चन पूछना था कि अगर मैथ्स ना हो तब हम परकशन करेंगे नॉर्मल एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए? हाँ, मेरा ख्याल है आपकी बात बिल्कुल सही है, करने में हर्ज कोई नहीं। यू विल नॉट लूज, यू विल नॉट बी लेवल्ड यू आर डूइंग ओवर डूइंग थिंग्स। एग्जामिनेशन का वो हिस्सा है, कीजिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अक्सर हम करते नहीं ना, मुश्किल यही होगी जैसा अभी हुआ है, जैसा अभी हुआ है। आप कर लीजिए तो अच्छी बात है, करने से आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना करने से मिलेंगे। ठीक है जी सर। ओके सर। चल, मेरा ख्याल है ये फिजिकल एग्जामिनेशन काफी हो गया। थोड़ी सी बात कर ले हम ओवेरियन, क्योंकि ऑलरेडी 35 मिनट्स गॉन। तो मैं कहने वाला था कि अगर आपको लेट्स से कि इस तरह का मैस मिलता है, ए पेशेंट हु इज यंग और शी हैज गॉट ए मैस, तो पहली बात तो ये है कि जो सिंपल सिस्ट होती है ना, फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियम हेमाटोमा और ल्यूटियोमा, और वो जो बिनाइन कंडीशंस हैं ओवरी में, वो कभी भी 12 वीक से बड़ी नहीं होती। ये आज की टिप ले लीजिए मुझसे। वो पर एब्डोमेन पैल्पेबल नहीं होती, पर वजाइनम पैल्पेबल होती हैं या अल्ट्रासाउंड पे आती हैं। सो इस पेशेंट में अगर आपसे पूछा जाए ये क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो जो सिंपल सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट है, वो इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नहीं आएंगी। ठीक। नंबर 2 कि जब इन पेशेंट्स का आप हिस्ट्री ले, उसमें अब पॉसिबिलिटी है कि ये बिनाइन ट्यूमर है या हम आज ओवेरियन की बात कर रहे हैं, बाकी बातें छोड़ दीजिए, ओवेरियन सिस्ट की बात कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने कह दिया वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में होगा। तो वो उसमें कि जी अगर वो सिस्ट है तो हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि ये सिस्ट जो है ये बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, वो ये बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। उसके लिए आई टेक यू बैक टू हिस्ट्री। आप हिस्ट्री में हाईलाइट कीजिए कि मैलिग्नेंसी किन में पॉसिबिलिटी होती है, क्या हिस्ट्री में बातें जो जरूरी हो जाती है पूछनी। तकरीबन सारी डॉक्टर साहब ने पूछी थी। मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऊंची सी आवाज में पूछना है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है तो ओवेरियन सिस्ट की, और ख़ास तौर पर कि आपके छोटे से जो नियरेस्ट कजन्स है, नियरेस्ट ब्रदर सिस्टर है, माँ है, खाला है, उनमें ये है, ऐसे अल्फाज बोलिए चूँकि मैलिग्नेंसी जो है वो इन्होंने हाईलाइट की थी बात कि फैमिली में भी हो सकती है। और यहाँ पे तो ये नलीप्रस है, लेकिन अक्सर पेशेंट नलीप्रस नहीं होंगे, मल्टीप्रस। तो पूछिए कितनी प्रेगनेंसीज हुई या नहीं हुई, क्योंकि नलीप्रस पेशेंट्स में ये ज्यादा कॉमन होता है, ये ज्यादा कॉमन। इसी तरह मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन आपने क्या इस्तेमाल किया ये भी पूछिए, क्योंकि यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो है फॉर लॉन्ग पीरियड प्रोवाइड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, और whether you are a smoker or not. I'm sure कि आप सब सोचते होंगे कि स्मोकर तो हमारी औरतें होती ही नहीं है,
इट्स नॉट कॉमन पॉपुलर। लेकिन आप जब ये सवाल पूछेंगे ना, पैरिटी, यूज ऑफ कंट्रासेप्शन और तो फिर ये स्मोकिंग, ये सारे एग्जामिनर को कन्वे करेगा। आप वो फैक्टर्स जो के रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मैलिग्नेंसी ऑफ द ओवरी, आपने वो हाईलाइट किया है, एग्जामिनर को बताया है कि मुझे पता है ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। फिर बाकी हिस्ट्री ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हमने बना लिया। अब इस तरह के जो सिस्ट है उसका डायग्नोसिस कि वो मैलिग्नेंट है कि वो बिनाइन है, इम्तिहान में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो बहुत सारे टेस्ट मत बोलिए, जो इम्पोर्टेंट है वो है जी कि हम इसका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। आज के केस में टीवीएस नहीं है, क्योंकि टीवीएस जो पेल्विक मैस है उसके लिए होता है, उसमें ये एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। यहाँ बात आगे बढ़ाइए आप कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है वो उनके स्कोर रखा हुआ है उन्होंने टू मेक ए डायग्नोसिस कि ये जो सस्पेक्टेड मैस या ट्यूमर है ये बिनाइन है कि मैलिग्नेंट। ये अल्फाज बोलिए। अल्ट्रासाउंड के बाद नेक्स्ट यू विल डू CA-125। तो यहाँ पे रुक जाइए। ये करने के बाद मैं आगे बात चलाएंगे कि मैं करूंगी इसका RMI, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स। इस तरह से बोलिए। RMI करके, RMI होता क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछे तो वो है अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स मल्टीप्लाइड बाय मीनोपॉज, अगर मीनोपॉज है तो मल्टीप्लाइड बाय CA-125। वो पूछेगी आपसे कि इसका क्या फायदा है आपको, हाउ डू यू अप्लाई। आप कहिए कि जी लो RMI होगा अगर ये RMI लेस देन 25 होगा, दैट मीन्स इट विल काइंड ऑफ श्योर मी कि इसकी मैलिग्नेंसी का रिस्क बहुत कम है। और मॉडरेट रिस्क हम इसको समझते हैं जब RMI 25 to 50 होगा, और 25 to 250, और हाई रिस्क समझेंगे जब मोर देन 250 होगा। आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। ये मैंने ढूंढ के आपके लिए ही राह निकाली है रात को पढ़ के, कि वो इम्तिहान से रौला ये पै जाता है, ये बिनाइन कैसे पता चलेगा, ये मैलिग्नेंट कैसे पता चलेगा, और ये क्या होगा वो क्या होगा। इस तरह के वो मैनेजमेंट तक पहुंचने नहीं देता एग्जामिनर आपको। और मैं कहा करता हूं कि जब तक गायनिकोलॉजी के पेशेंट का आप ट्रीटमेंट पूरा करके उसको घर नहीं भेजते, आप पास नहीं होते। अगर अधूरे रास्ते पर रह गया तो फिर आप फेल हो जाते। तो इसी तरह ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट में बच्चा डिलीवर करके बच्चा माँ को घर नहीं भेजते, आप पास नहीं होते। तो हमें स्पीड रखनी होती है। अगर मैंने ये लाइन आप लोगों के लिए इसलिए निकाली, ये किताब से निकाली है, मेरी नहीं है, इस टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट, लेकिन मैंने सिंपलीफाई आपके लिए किया। सो इफ ए पेशेंट कम्स टू यू विद अ मैस एब्डोमेन, पहले तो आप हिस्ट्री में कुछ फीचर्स लेंगे, खासा पूछेंगे, फिर हिस्ट्री के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वो मैंने बता दिया आपको। फिर उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास किया था वो करेंगे। और फिर और क्या करोगी यहाँ पे कि जी मैं इसका अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, अल्ट्रासाउंड वाले मुझे बताएंगे उसके बिनाइन फीचर्स हैं उस सिस्ट के या ट्यूमर के मैलिग्नेंट फीचर्स हैं।
उनको अप्लाई करके मैं उसका RMI निकालूंगी। RMI करके अगर वो बिनाइन है तो RMI उसका 25 से कम होगा। मॉडरेटली शक वाली बात है तो वो 25 से 250 के दरमियान होगा, और उससे ज्यादा तो लाइकली है कि वो मैलिग्नेंट हो। सीधे आप यहाँ से फिर मैनेजमेंट पे पहुंच जाएंगे, बहुत रौला नहीं पाएगा, आपके पास टाइम बच जाएगा। फिर वो RMI के हिसाब से मैं उसको मैनेज करूंगी। अगर लो RMI है तो नथिंग टू वरी, वी कैन वेट, वी कैन रीअश्योर द पेशेंट, बेशक वो साल के बाद भी बुला लो उसको। अगर मॉडरेट है उसको 3 मंथली ऑब्जर्व करूंगी, और फिर उसके मुताबिक अगर हाई रिस्क में है तो फिर उसका अर्जेंटली मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो भी है सर्जिकल, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, जो भी होनी चाहिए वो करूंगी। तो मैं वापस आता हूं, अगर आप ये लाइन रखेंगे तो आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये आ गया कि ये मैच तो 20 वीक्स का है, और RMI उसका चाहे लो हो, इतने बड़े मैच को अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रखेंगे हम। इसकी लेप्रोटमी करके, या वो आते हैं किस तरह से, या लेप्रोस्कोपिकली इसको रिमूव करेंगे। लेकिन बेसिकली वो सिस्ट या मैस जो छोटा है उसके लिए ये 3 एप्लीकेशंस हो जाएंगी। अब क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, मैं थोड़ा सा लगाऊंगा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में जब आप कहें एस्पिरेशन इज आउट, चाहे वो फंक्शनल सिस्ट भी है, यू विल नॉट से कि मैं एस्पिरेट करूंगी नीडल डाल के, फॉर मैलिग्नेंट सेल्स देखूंगी, क्योंकि एन मुमकिन है सिस्ट के अंदर मैलिग्नेंट सेल्स नहीं है, बाहर है, तो वो मिसलीड करता है। दूसरा वो रिस्क ऑफ स्पिलेज ही है, वो आ जाता है। तो आपके पास रह गया इस पेशेंट में कि इसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे या लेप्रोटमी करेंगे। बोथ हैव इक्वल, बोथ आर इक्वल, डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपर्टीज, अपॉन योर एक्सपर्टीज। तो लेप्रोस्कोपी की, अब जब लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी करते हैं तो फिर पहले हम उसकी सर्जिकल स्टेजिंग करते हैं। क्यों? क्या बात, या उसकी स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग करने के बाद या उसकी सिस्टेक्टमी करेंगे, या यूनिलैटरल ओफ्रेक्टमी करेंगे, या टोटल हिस्टेक्टमी बायलैटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी करेंगे। लेकिन पहली बात सर्जिकल स्टेजिंग करेंगे उसकी। उसमें वो सारी चीजें देखेंगे कि सिस्ट के फीचर्स क्या हैं, कहाँ पे क्या, कोई पेल्विस में एक्सटेंशन है नहीं है, जो भी। लेकिन even in a malignant cyst, you can do cystectomy in a young patient like this, provided it is stage 1. लेकिन generally speaking, the unilateral oophorectomy will be preferred. और अगर वो एडवांस कंडीशन है तो फिर हम टोटल हिस्टेक्टमी बायलैटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी करेंगे। जब ये कर लेंगे तो आप कहिए कि जी इवन इन स्टेज ऑफ स्टेज 1 मैलिग्नेंट ट्यूमर, अगर मैलिग्नेंट रिपोर्ट आ जाती है, आई विल कंसल्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, बिकॉज the further management, whether chemotherapy should be given or not, will be decided by oncologists. And in a very young patient who needs fertility, maybe just unilateral oophorectomy काफी है। लेकिन अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है फिर उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं, फिर कम से कम बायलैटरल ओफ्रेक्टमी, और बायलैटरल ओफ्रेक्टमी होगी तो हिस्टेक्टमी जरूरी है। इसकी स्टेजिंग मैंने आज नहीं की। स्टेज 1, 2, 3, 4, बेसिकली स्टेज 1 is when tumor is
limited to the ovary. Stage 2, when tumor either spread to other side of the other ovary or in the pelvis. Stage 3, जब pelvis से बाहर आ जाए. Stage 4, जब metastasis in the lung, liver, ये वो हो जाए. I'm sorry if I have rushed through this, लेकिन मैं वापस जाता हूँ कि इम्तिहान में अगर आपको मैस एब्डोमेन आता है, नंबर 1, उस मैस के रिलेटेड हिस्ट्री में आपने कुछ सवाल ऐड करने हैं. नंबर 2, उस मैस का जिस तरह डॉक्टर ने बताया वो सारे करने हैं. एडिशन मैंने ऐड की कि परकशन जरूर करनी है, पैरासाइटिस, प्रेजेंस ऑफ एसाइटिस. और नंबर 3, उसका फैसला के क्या करना है. आप कहिए कि मैडम इट विल डिपेंड के आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन कि मैं अल्ट्रासाउंड करूंगी और बाकी इन्वेस्टिगेशन के अलावा, और अल्ट्रासाउंड का स्कोर कहूंगी बिनाइन और मलिग्नेंट कितना स्कोर है उसका, और फिर उसका CA 125 करूंगी और RMI के मुताबिक उसको फिर मैं डिवाइड करूंगी विद नीड्स ओनली ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन every 3 months or yearly, or needs active treatment by laparoscopy or laparotomy. And मैंने बीच में जानबूझ के मेंशन नहीं किया CT, MRI वगैरह वगैरह, जो कि उनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है. और आखिर में मैं ये कहूँ कि मैंने मिलिग्नेंसी में भी कहा कि टोटल हिस्टेरेक्टमी, बायलैटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी जहाँ पे आप कर सके, वरना डी बल्किंग. और लिम्फ एडिनेक्टमी मैंने नहीं बोला, लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे हम, क्योंकि लिम्फ एडिनेक्टमी एक बहुत एलेबोरेट प्रोसीजर है, कैरीज हाई मॉर्बिडिटी और एडवांटेज कोई नहीं. बायोप्सी ले लेंगे लिम्फ नोड से. और रह गया कीमोथेरेपी, वो बिल्कुल मैंने टच नहीं की कि वो एक कोई रजीम आप याद करके जाइए इम्तिहान में और कहिए कि एक मिलिग्नेंट ट्यूमर्स विल बी सिवाय स्टेज 1 के. स्टेज 1 में भी कुछ पेशेंट्स में कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन स्टेज 1 के अलावा बाकी सबको कीमोथेरेपी देंगे. वैसे तो और भी बहुत सारी बातें कह सकता हूँ मैं, 10 मिनट रह गए, यहीं पे रखता हूँ. आप पहले इसके मतलब 5 मिनट बात करते हैं, फिर वो जो वॉइस मेल पे क्वेश्चन आया था उसकी बात करूंगा 5 मिनट. जी बोलिए, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए. हमें टेम्पररी एग्जामिनेशन सिखा दें. एग्जामिनेशन कैसे मैं सिखाऊं इस पे स्क्रीन पे, आई डोंट नो. मैं यूसुफ से कहूँगा वहाँ किसी पेशेंट का वीडियो लेके वो डिस्प्ले कर दें आपको. यहाँ घर पे बैठा तो मैं एग्जामिनेशन दिखाना मुश्किल हो जाएगा. सर इस पेशेंट की बात करनी है. नहीं मांगेंगे हम. जी बाकी ट्यूमर्स मार्कर नहीं मांगने चाहिए. हाँ, अच्छा हुआ. बाकी ट्यूमर मार्कर जो है ना, वो थ्योरी में तो बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे बीटा HCG, CEA और वो सारे. लेकिन प्रैक्टिस में मैंने कहा 80% ट्यूमर्स आर एपिथेलियल ट्यूमर्स, और CA 125 जो है एपिथेलियल ट्यूमर्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है बल्कि सेंसिटिव है, क्योंकि स्पेसिफिसिटी तो इसका बीट नहीं है CA 125 की, क्योंकि इट इज पॉजिटिव इन एंडोमेट्रियोसिस एज वेल, इट इज पॉजिटिव इन फाइब्रॉइड, इट कैन बी. तो इसलिए इसकी जो सेंसिटिविटी है वो तो नियरली 90% है, स्पेसिफिसिटी 70. तो बाकियों की निस्बत, बाकी आप खुद ना बोलिए, उनके नाम याद रख लीजिए. एग्जामिनर कहे और भी तो है ना, तो फिर उनका नाम के जैसे बीटा HCG और कोरियोकार्सिनोमा है, जैसे अल्फा बीटा जो है वो जर्म सेल के लिए है. इस तरह से ये एक दो नाम याद रख लीजिए, लेकिन खुद ये नाम. सर एक और बात बताइएगा, डॉपलर का कोई रोल है?
किसका जी? सर इस पे patient का अल्ट्रासाउंड में पूछना है। बोलना चाहिए। डॉपलर तो वो लीस्ट यूजफुल है इन कार्सिनोमा ऑफ ओवरी। डॉपलर नहीं है, सिर्फ वो ये बता देता है कि एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई ऑन द सरफेस ब्लड वेसल्स हैं कि नहीं है। कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है, ज्यादा यूजफुल तो अल्ट्रासाउंड ही है और CA1। सर इस अस्सलाम पेशेंट का वालेकुम मैंने सर। पूछना है। हेलो हाँ जी। एक सेकंड सर, इस पेशेंट का पूछना है मैंने कि इसका सर इस हाँ। पेशेंट का रिस्क मैलिग्नेंसी इंडेक्स जो निकाला था वो हाँ। 75% बनता है। 15,000 है। CA125 इसका 5,125 है। मैंने कहा ना, अगर ठीक 250 जी से सर। ऊपर है तो वो हाई रिस्क में आ गया। 250 सर कहाँ, 5, जी तो फिर तो सर, ये अब ये यंग पेशेंट है, बहुत यंग पेशेंट है, 22 ईयर, और इसके स्कैन पे असाइटिस भी है 20 cc तक। जी अब मुझे ये पूछना है कि इससे हम क्या डिस्कस करेंगे? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, अब मोस्ट प्रोबेबली एपिथेलियल ट्यूमर है, लेकिन हमारा फाइनल डायग्नोसिस जो है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल होगा। बिल्कुल ठीक है। पेशेंट की स्टेज 1C3 बनती है। हाँ जी। अदर ओवरी ओमेंटम सब कुछ नॉर्मल है, तो इसमें कैसे हो सकता है कि हम पेशेंट की पहली सर्जरी जो है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करें, हिस्टोपैथ जी पे डायग्नोसिस कंफर्म हो तो फिर हम हाँ, क्लियरेंस करें? आपने बिल्कुल सही कहा, आई एग्री विद यू कि यंग पेशेंट में या अगर वो स्टेज 1 है तो मैंने कहा ना आपसे, रवानी में कहा जल्दी जल्दी कि उसमें इवन इन मैलिग्नेंट ट्यूमर यूनिलैटरल ओफ्रेक्टमी इज गुड इनफ। और दूसरी बात कि आजकल के ज़माने में ये कंपोनेंट हम भूल जाते हैं, किताबों में भी नहीं लिखा हुआ, भूल जाते हैं कि यंग पेशेंट्स की ओवम प्रिजर्वेशन हो सकती है ART टेक्नोलॉजी में। हम ओवा प्रिक्योर करके रख लें और बाकी उसकी जो रेडिकल सर्जरी है वो कर ले, बाद में उस ओवा से सरोगेट मदर में हम बच्चे पैदा कर सकते हैं उसके। ये टेक्नोलॉजी है, आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, उसकी अवेलेबिलिटी है। सर अगर एक्सक्यूज मी 15 सर। to 20 एक मिनट अगर एक मिनट एक मिनट, आप ये कहिए कि इम्तिहान में उसको बोलिए कि जी इफ दिस यंग पेशेंट जिसका आपने RMI इतना बोला तो शी हैज डेफिनेटली मैलिग्नेंसी, तो मैं उनसे डिस्कस करूंगी, पेशेंट से और पेशेंट की माँ से। ये भी बोलिए, अनमैरिड में पाकिस्तान में माँ बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो कि उनको बताऊंगी कि ये पॉसिबिलिटी है और the best treatment for her is total hysterectomy, bilateral salpingoprectomy followed by chemotherapy। तो लेकिन अब हम जब सर्जरी करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें दूसरी ओवरी को स्पेयर की, अगर ये स्टेज 1 हुई, इस तरह से बोले, अगर ये स्टेज 1 हुई तो that means the malignant cyst is only in the right or left ovary, other ovaries ठीक है। तो अगर ये स्टेज 1 हुई तो फिर हम उसकी ये सिस्ट रिमूव करेंगे, यूट्रस और ओवरी को बचाएंगे और फिर बाद में उसका फॉलो अप करेंगे। जरूरी नहीं कीमोथेरेपी, चूँकि स्टेज 1 में सबको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं होती, वो नियरली 50% से ज़्यादा जो है उनको ज़रूरत होती है, लेकिन सबको नहीं होती। तो अगर नहीं होगी तो इसकी फर्टिलिटी प्रिजर्व हो जाएगी। सर लेप्रोस्कोपिक जो हम सैंपलिंग कर सकते हैं इस पेशेंट की, इसका असाइटिक फ्लूइड है 15 to 20 ml, हाँ, प्री ऑप डायग्नोसिस करने के लिए, उसका हिस्टोपैथोलॉजी कंफर्म तो करने के लिए। एसाइटिक फ्लूइड है वो तो आप नीडल से भी एस्पिरेट कर सकते हैं। एसाइटिस के लिए सर ये वो बहुत थोड़ा नहीं है? है जी। थोड़ा है, 15 to 20 ml है सिर्फ। वैसे तो मैं कमेंट करने वाला था कि 15 to 20 ml की एसाइटिस डिटेक्ट ही नहीं हो सकती, कहाँ वो इतना तो फ्लूइड तो नॉर्मली आई सपोज पेरिटोनियम में लुब्रिकेट करने के लिए होता होगा, इंटेस्टाइन्स को मॉइस्ट रखने के लिए, लेकिन जहाँ पे भी है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो सकता है। जी सर। सर ट्यूमर बोर्ड का भी बता दें थोड़ा सा, कि वो सब लोग कहते हैं कि कुछ कहते हैं डिस्कस करो, लेकिन हमने अपने, जैसे मैंने सर्विसेज से ट्रेनिंग किया, मैंने कभी ट्यूमर बोर्ड नहीं देखा। वो सब कहते हैं कि यंग पेशेंट को ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करना होता है। ओहो वो मैंने कहा ना,
कि जो ही डायग्नोसिस RMI इतना आ गया, आप ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करो, फिर उसकी सर्जरी करो, वो है ट्यूमर बोर्ड। सर इस जी सर। पेशेंट में फ्रोजन सेक्शन की कोई प्लेस है कि हम जो उसकी अगर हेल्दी ओवरी आएगी तो उसका हम फ्रोजन सेक्शन लेके उसी वक्त 2 दफा जो पेशेंट को खोलना है? मैंने कहा ना, आई एम सो ग्लैड यू आर आस्किंग सो, मैंने कहा ना कि इस पेशेंट में हम लेप्रोस्कोपी करके सर्जिकल स्टेजिंग करेंगे। लफ्ज बोला, आप इम्तिहान में ये लफ्ज बोलना है जरूरी, कि लेप्रोटमी करें या लेप्रोस्कोपी करें, पहले सर्जिकल स्टेजिंग करेंगे। जब सर्जिकल स्टेजिंग बोलते हैं तो उसमें पहला लफ्ज है कि साइटिक फ्लूइड की Okay, sir. साइटोलॉजी कराएंगे, एसाइटिस नहीं तो वॉशिंग लेके उसकी साइटोलॉजी कराएंगे, और फिर उसके बाद हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद अगर साथ बोलिए, अगर ये अल्फाज बोलिए, इसी तरह बोलिए, एग्जामिनर से पहले बोलिए कि इफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल देन आई विल डू फ्रोजन सेक्शन एज वेल। ओके सर, ठीक है, थैंक लेकिन यू। सर फ्रोजन सेक्शन, हेल्दी सर ओवरी में फ्रोजन सेक्शन, हेलो मैं ये जी सर। बात दोहराता हूँ, सर मुझे बड़ी आदत दोहराने की, तो जी सर। मैं समझता हूँ दोहराने से टाइम ज़ाया नहीं होता, बात कुछ ज़्यादा बेहतर बन जाती। तो क्या आप कहेंगे जब मैं उसकी लेप्रोटमी करूंगी, लेप्रोटमी पहले वर्टिकल इंसिजन रखेंगे आप वो सारा कुछ, तो या लेप्रोस्कोपिकली, तो फर्स्ट थिंग इज आई टेक कलेक्ट फ्लूइड फॉर साइटोलॉजी, अगर एसाइटिक फ्लूइड है वो, नहीं तो पेरिटोनियल वॉशिंग, सेलाइन इंजेक्ट करके उसको वापस ले लेंगे। और नंबर 2 आई विल डू इंस्पेक्शन फॉर सर्जिकल स्टेजिंग। नंबर 3 फिर मैं अगर फैसिलिटी, अगर ये बोलिए अल्फाज, इफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल, फ्रोजन सेक्शन करूंगी। अगर आप इस तरह से बोलोगे तो डॉक्टर आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, वरना कहेगा, आप कहोगे ना मैं फ्रोजन सेक्शन भी करूंगी, तुम्हारे इस्पात में होता है, फिर आप कहते हो नहीं होता, तो फिर वो बात है, आपके आधा मिनट भी जाया होना जाया हो गया। मैंने कहा ना शुरू में कि गायनिक पेशेंट में आप ट्रीटमेंट को मुकम्मल करके मरीज को घर भेजोगे, और ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट में डिलीवर करके मरीज को घर भेजोगे, फिर पास होगे, वरना नहीं होते। तो आपका टाइम बड़ा प्रेशियस होता है, दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन पास एंड फेल। तो इसलिए ये 3 बातें इसी तरह बोलनी है इन सस्पेक्टेड malignancy, peritoneal washing, cytology, inspecting for staging and frozen section if facility available, then you will proceed। जो भी करना है, यूनिलैटरल फ्रेक्टमी करनी है, टोटल करना है, क्या करना है। सर फ्रोजन सेक्शन का नॉर्मल ओवरी में तो कोई रोल नहीं है ना, अनहेल्दी की करते हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ जहाँ सस्पेक्टेड है वो सर आरएमआई थैंक यू सर। सर जो पोस्ट मिनोपॉजल में होता है, तो प्री मिनोपॉजल में सर आरएमआई का कोई रोल है? ये बात ये है कि मैंने कहा ना कि RMI जो है, चाहे आप वो यही लड़की है 22 साल की, इसमें अल्ट्रासाउंड करवाओगे कि नहीं करवाओगे? सर कराएंगे अल्ट्रासाउंड। गुड। और इसकी अल्ट्रासाउंड के जो फीचर्स हैं, उसके बाद क्या आप इसका CA 125 करवाओगे कि नहीं करवाओगे? बिल्कुल सर, कॉम्प्लेक्स सिस्ट होगी तो जरूर करा देखेंगे। हो गया ना, तो हमने RMI के लिए और तीसरी चीज तो करनी कोई नहीं, पेपर पे कैलकुलेशन करनी है हमने। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब मैंने कहा अगर वो 25 से कम आ गया तो इट्स वेरी रीअश्योरिंग, साइंटिफिक बात हो गई। आपका विम्सिकल नहीं है कि ये बिनाइन ट्यूमर है, वो कह रहा है कि फिर ये बिनाइन है। मैं तो बोला जिसकी लेस देन 25 RMI हो उसको साल बाद बुलाओ, और जिसका 25 से 250 है उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन, जिसका 250 से ज्यादा, इस बच्ची का तो हजारों में बता रही, तो उसकी फिर वो हाई रिस्क है, उसके लिए ट्रीटमेंट इज लेप्रोटमी, और जो भी करना कर ले जी। 10 बज गए, एक सवाल और पूछ दो वरना मेरा तो। सर फर्टिलिटी प्रिजर्विंग में कौन सी स्टेज से कर सकते हैं? जैसे 1C तक पे हम करेंगे फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन में क्या करेंगे सर कौन सी स्टेज तक पॉसिबल है फर्टिलिटी स्पेयरिंग C ओवरी में?
I would say that is possible only at stage 1. जब stage 2 में दूसरी ओवरी में चला गया है, सर 1A 1 तक सिर्फ पॉसिबल है, हाँ तो वही फिर 1B होगा तो नहीं, 1C होगा तो भी हमें नहीं करनी, उसको मकसद है कि उसकी क्लियरेंस सर्जरी करनी है। और वही मैंने तो मोटा मोटा किया ना, स्टेज 1 2 3 4। अब आप कह जैसा किताब में लिखा हो स्टेज 1A 1B 1C 2A 2A B and C कहना, उस तरह से उसको अप्लाई कर लीजिए, लेकिन बेसिकली ये है। यानी मैं एंड में फिर कहता हूँ, आज आप लोग तकरीबन 50 के करीब आए, लेकिन अगली दफा अगर 100 आएंगे तो आप, मैं समझूंगा कि आपने मेरी बात सुनी, अपने दोस्त को, किसी को, दुश्मन को भी बता देना वैसे तो बताया आपने, और इससे इस भले काम में आपने हिस्सा डाला। और नंबर 2, जितने आप सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी हो, अगर पूछना चाहो कोई पर्सनल सवाल, वो भी पूछ लो, मैं तो उसका भी जवाब दे दूंगा। तो आप भेजिए, और लेकिन थर्सडे तक भेजिए ताकि मैं फिर वो उसको ऑर्गेनाइज कर लूँ। हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है 1 घंटा, तो घंटे से ऊपर मैं जाना नहीं चाहता। तो इसलिए पहला सवाल पहले, जैसे आज वो सवाल रह ही गया हमारा वॉइस मेल वाला कि जी, वो सवाल तो ये था कि एक पेशेंट है, उसका फाइब्राइड भी है, उसको अनीमिया भी है, और उसको क्या तीसरी चीज भी थी, और मैस एब्डोमेन, वो एज मैस एब्डोमेन है, लेकिन साथ उसको अनीमिया इतना है कि पिछले साल ट्रांसफ्यूजन दी गई। तो क्या वो पिछले साल वाली हिस्ट्री प्रेजेंट में डालेंगे कि पास्ट में डालेंगे, सवाल ये था। तो जो कि वो पहले, अब भी लाइकली है कि उन्होंने कहा था वो पेल है, तो उसको अब अनीमिया को कहेंगे शी इज अनीमिक फॉर लास्ट एटलीस्ट नॉन अनीमिक, शायद पहले अनीमिया तो उससे पहले शी इज नॉन अनीमिक फॉर लास्ट 1 ईयर, ये प्रेजेंट में डालेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, और सी यू नेक्स्ट सैटरडे।